उस पर इतना ही कहूंगा कि भारत का लोकतंत्र बहुत सारी खूबियां लिए हुए है और इसलिए इस लोकतंत्र में हिंसा का या किसी भी तरीके की मर्यादा के उल्लंघन का स्थान नहीं है। इसलिए दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन संविधान की और लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए। सर, इसमें ये भी देखा गया कि सरकार जो है काफी समय लगा जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी, लेकिन इसकी वजह से इतना बवाल हुआ कि वहां कुछ आगजनियां हुई, गाड़ियों को आग लगाया गया। नहीं, आपको नहीं लगता है कि सरकार को जो है उचित पहले कदम उठाते तो शायद ये बचाया जा सकता? बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। उस समय क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया हुई, तो सरकार के पास एक पर्याप्त समय भी होना चाहिए सब चीजों को समझने का और बाकी सब चीजों को करने का। तो मुझे लगता है कि घटना के बारे में जो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस तरीके की घटनाएं समाज के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है और जितनी मर्यादा का पालन किसी भी राजनेता को, किसी राजनीतिक दल को करना चाहिए, वो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। सर, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया था कि पुलिस का इकबाल जो है वहां खत्म हो गया था। मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत जी का शासनकाल कानून व्यवस्था की बदहाली और अराजकता के लिए जाना जाएगा। इसलिए 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को जैसी कहावत अशोक गहलोत पर लागू होती है, क्योंकि राजस्थान में आर्थिक बदहाली से लेकर और जो कानूनी रूप से जो परिस्थितियां पैदा हुई थी पिछले 5 सालों में, जिसमें लाखों मुकदमे दर्ज हुए, 5 लाख से भी ज्यादा 17 बलात्कार रोज होते थे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप से पहले व्यक्ति को अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। अच्छा, गहलोत साहब ने ये भी कहा था कि 10 महीने में सिर्फ और सिर्फ कमेटियां गठित हुई, कोई मतलब फैसले नहीं ले पाई सरकार। क्या कहेंगे? उनके तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब उनकी सरकार ने या तो फैसले लिए नहीं या यू टर्न लिया, पूरा विधानसभा बिना उपाध्यक्ष के निकल गया। यानी वो एक वानगी है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी और आखिर में बंदर बांट की। जब चुनाव आए तब कितने बोर्ड निगम बनाए, उनके कार्यकर्ता ही रोते रहते थे कि सरकार फैसला नहीं ले रही। तो उनके बारे में, उनके शासन के बारे में तो मुझे लगता है राजस्थान की जनता और खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ठीक तरीके से जानता है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन आपकी सरकार काम कर रही है इस पर। पंचायती राज के चुनाव जो हो जाने चाहिए थे वो अभी भी डिले में पड़े हैं। क्या लगता है कब तक चुनाव जो है पंचायती राज के होने चाहिए? पिछली सरकार ने विरासत में कुछ इस तरीके की चीजें दी थी जो राजनीतिक प्रेरित थी, और यदि पंचायतों का पुनर्सीमांकन नहीं होता, नगर निकायों का नहीं होता, तो शायद कांग्रेस की सत्ता के दौरान भी इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं होती। वो सिर्फ महज अपने आंकड़े को बढ़ाने के लिए और बहुत ही बेढंगे बेतरतीब तरीके से सीमा पुनर्सीमांकन किया था। और एक जायज सी बात है कि भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से सीमाएं ठीक हों और उसमें अधिकतम लोगों को लाभ मिले, पर उस नजरिए से नहीं देखा गया। राजनीतिक रूप से वो प्रेरित था पूरे तरीके से। तो पंचायती राज को आपको ध्यान होगा तो पंचायतों के ताले लग गए थे और जितने जनप्रतिनिधि थे लगातार पूरे 5 साल आंदोलित रहे थे। मुझे लगता है कि उस स्ट्रक्चर को एक बार ठीक करने की आवश्यकता है और सरकार जो है वो संकल्पित है पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूती के लिए भी। केंद्र की मोदी सरकार ने भी पंचायतों को बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं और उनको वित्तीय सहयोग भी किया है। मुझे लगता है कि एक बार इसका ठीक से आकलन करके चुनाव निश्चित ही होंगे और जब भी सरकार योग्य समझेगी, अभी तो उपचुनाव हैं और उपचुनाव हुए ही हैं ताजा ताजा, सरकार को लोकसभा चुनाव और इन उपचुनाव के मद्दे नजर इतना समय मिला नहीं, पर मुझे लगता है कि हम लोग लोकतंत्र के हामी हैं और निर्धारित समय पर और एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराएं। अंतिम सवाल, उपचुनाव में आपकी पार्टी 7 की 7 सीटें जीती? मैं आंकड़ा तो नहीं कह सकता। हमारे पास एक सीट थी सलूम्बर की और बाकी सीट कांग्रेस या दूसरे दलों की थी, पर अधिकांश सीटें बीजेपी जीतेगी। जो अनुमान अभी लगता है, जिस तरीके से लोगों का रुझान था, भारतीय जनता पार्टी को इसमें अधिकतर सीटें मिलेंगी।